सहरिश इजाज कामों की ज़िला गुजरांवाले की रहायशी बाहिम्मत बुलंद हौसले रखने वाली सहरिश को करंट लगने की वजह से एक बाजू और दोनों टांगे कटवाना पड़ी। अदर लड़की मसनूई अज़ा लगवा कर अपने काम खुद करती है, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मुसीबत में अपनों ने छोड़ दिया, हिम्मत नहीं हारूंगी, लेक्चरार बनना चाहती हूँ। हुकूमत सपोर्ट करे तो मेरा इलाज भी हो सकता है और मुझे सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। घर में रोटी भी पका लेती हूँ, सालन भी बना लेती, कपड़े भी इस्त्री करती हूँ और कॉलेज भी जाती हूँ। पढ़ाई भी जारी रखे हुए है। जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया उनको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। ये कहना था सहरिश का। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं कामों की ज़िला गुजरांवाला में सहरिश इजाज़ के साथ। सहरिश इजाज़ के साथ कुछ माह पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। इनका हाथ 11,000 केवी वोल्ट के करंट के साथ लगता है और ये हॉस्पिटल जाती हैं। उधर जाके इनकी 2 टांगें और एक बाजू ऑपरेट के दौरान काट दिया जाता है। सारा हादसा कैसे हुआ ये जानते हैं सहरिश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सहरिश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया, आप कहाँ थी, किस तरह ये हादसा हुआ? मैं अपने चाचू के बेटे के एंगेजमेंट पे गई थी गुजरांवाला में, तो वहाँ पे हम लोग टेरेस पे खड़ी थी सारी कज़न्स। तो मेरी कज़न्स ने मुझे कहा कि वो डोर के पास खड़ी थी, मुझे कह रही थी आगे चली जाओ। मैं आगे गई हूँ, मुझे नहीं पता नीचे लोहे के रॉड्स पड़े हुए थे, वहाँ पे अंधेरा था उस टाइम पे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उस दिन वहाँ पे बारिश हुई थी गुजरांवाला में, क्योंकि कामों के में बारिश नहीं हुई थी। शायद उसकी वजह से वायर गीली थी या पता नहीं क्या मसला था, या शायद मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था। मैं वहाँ पे जाके खड़ी हुई हूँ, मेरे हाथ में मेटल की बैंगल्स थी और मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे मेरा हाथ, मैं अभी जस्ट वहाँ पे स्टैंड हुई हूँ और मेरा हाथ जो है वो वायर पे चला गया है। मुझे नहीं पता कैसे गया है। वहाँ पे दीवार थी, मैं दीवार पे रखने लगी हूँ अपना हाथ टेरेस पे। मुझे पता नहीं है, मुझे इतना याद है कि मैंने वॉल के ऊपर अपना हाथ रखने लगी हूँ और किस टाइम वो मैग्नेट की तरह खींचती हुई मेरा हाथ जो है वो वायर के ऊपर चला गया। अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं पता चला, किसी ने नहीं बताया कि इधर जो वायर हैं वो काफ़ी करीब हैं दीवार के, टेरेस के? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं इस चीज़ का, मुझे अगर इस चीज़ का इल्म होता तो मैं वहाँ पे जाती ना। मुझे किसी ने नहीं बताया कि वहाँ पे वायर है या वहाँ से करंट लग सकता है या कोई मुझे नुकसान हो सकता है, मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा, तो फिर आप उसके बाद यानी कि क्या हुआ, झटका लगा, आप गिरी, हॉस्पिटल चली गई क्या? नहीं, मैं तकरीबन 3-4 मिनट के लिए उसके साथ ही चिपकी रही हूँ। मेरी बहन ने मुझे बचाने की कोशिश की है, मेरी सिस्टर ने, और वो मुझे बचाती रही है कितनी देर के लिए। फिर मेरी कज़न्स थी वो भी, फिर मेरे चाचू आए हैं, उन्होंने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, वो शर्टलेस थे, और जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया उनको भी जो है ना वो शॉक लगा था। फिर उन्होंने एक चादर लेके मेरे ऊपर जो है लपेट के फिर ज़ोर से खींचा है मुझे, और फिर उससे मैं ज़मीन पर गिरी हूँ। और सब लोग कहते रहे कि इसको पानी पिलाएँ, कोई कह रहा था कि रेत में दफन करें, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं जो है ना वो बेहोश नहीं हुई थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं बेहोश अच्छा, हुई। ये कौन से हॉस्पिटल में आपको ले जाया गया इधर इमरजेंसी? गुजरांवाला हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में लेके जाया गया। ऑपरेट भी उधर ही हुआ? नहीं, वहाँ पे ऑपरेट नहीं हुआ। उन्होंने तकरीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पे रखा है, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्रीम्स लगाई थोड़ी बहुत ऊपर मेरे फुट्स के ऊपर, लेकिन जो है ना कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो फिर ऑपरेट किधर हुआ? जना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था उन लोगों ने। लाहौर में? जी, लाहौर में। अच्छा, जब ऑपरेट होने के बाद आपको पता चला ये सारा वाक़या हो गया आपकी टांगों का, बाजू का, उसके बाद फिर आप कैसे मैनेज कर रही हैं? उसके बाद आपने ये मसनूई जो लगवाई हुई हैं, इसमें कैसे आप फील कर रही हैं, क्या मैनेज कर रही हैं, काम वाम कैसे कर रही हैं? जी, 6 मंथ के लिए जब मैं बैठी रहती थी तो मैं छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, मेरे पास ट्यूशन बच्चे आते रहे हैं, अस्पारा पढ़ने के लिए आते रहे हैं। जब मैं चल नहीं सकती थी तब भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हूँ बच्चों को, सबको। तो जब मैं चल नहीं सकती थी, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी चलने की, यूँ लगता था शायद मैं ज़िंदगी में कभी चल ही नहीं सकती, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर 6 मंथ्स मैंने पैस्थेटिक फीट लगवाए, जिसको मसनूई टांगे कहते हैं, मसनूई बाजू कहते हैं। मैंने वो लगवा के फिर मैंने अपने आप को दोबारा से वैसे मैनेज करने की कोशिश की। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ी 1-1.5 मंथ के लिए, लेकिन ये है कि मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। मैंने अपने आप को इस तरह मैनेज किया कि जैसे मैं अपनी
पहले वाली लाइफ जी रही हूँ। जी, ये सहरिश बड़ी बाहिम्मत लड़की हैं। इन्होंने मसनूई अज्जा लगवा के, मसनूई टांगें, मसनूई बाजू लगवा के अपने घर के सारे कामकाज भी करती हैं और अपनी हिम्मत को भी बरकरार रखे हुए हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा सहरिश, इसमें आप जब ये हादसा पेश आया, जो लोग आपके साथ थे उनके लिए आप क्या कहेंगी जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया? जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत फेवर किया, बहुत सपोर्ट किया। उनमें सबसे पहले तो मैं अपनी मामा को दूंगी ये क्रेडिट, अपनी मामा को ट्रिब्यूट पेश करूंगी, अपनी सिस्टर को। उन्होंने मुझे इवन दैट कि उन्होंने मुझे फील तक नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ हुआ भी है। मैं उनको देख के मुझे लगता था कि जैसे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए फ़र्स्ट टाइम बैठी चारपाई पे, तो जब मैं दोनों हाथों से रुकू पे नहीं जा सकी ना, तो सारी नमाज में मैं रोती रही। एक सेकंड के लिए भी मेरे आंसू नहीं बंद हुए। मुझे नमाज़ पढ़ने से डर लगता था कि शायद पता नहीं मेरी नमाज़ कबूल होगी कि नहीं। मेरे पास 2 फीट नहीं है, मेरे पास 1 हैंड नहीं है। जब मैं रुकू पे जाती थी तो मैं मुसलसल ज़ारों को तार रोई जा रही थी। नमाज के लिए मैं बड़ा रोती होती थी। फिर मेरी सिस्टर ने, मेरी मामा ने मुझे बताया कि तुम जैसी भी हो, तुम अल्लाह के हुजूर झुक कर दुआएँ करो अल्लाह ताला से और शुक्रगुजारी करो कि हमें तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए, हमें ये सारे लिम्स नहीं चाहिए जिससे मानी हिस्से हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते। उन्होंने कहा, मेरी सिस्टर ने कहा, मैं तुम्हारे दोनों पाँव बन जाऊँगी। मेरी मामा ने कहा, मैं तुम्हारा बाजू हूँ, तुमने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, तुम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। फिर मैंने वज़ू करना, जैसे भी मेरे पास जो मेरे हिस्से हैं, मैंने उनसे वज़ू करना, मसा करना, वज़ू करके नमाज़ पढ़नी। मुझे नमाज़ पढ़ के ज़हनी जिस्मानी सुकून मिलने लगा। फिर मैंने अपने अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं किया, कभी किसी चीज़ का, हमेशा शुक्र अदा किया कि या रब्बुल इज़्ज़त आपने मुझे ज़िंदा रखा है, इसमें कोई ज़रूर मेरी बेहतरी है। लेकिन मेरी मामा ने, मेरी सिस्टर ने मुझे ज़रा फील नहीं होने दिया। मुझे उठा के वॉशरूम लेके जाना आना, 6 महीने के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दोबारा से ज़िंदा हो गई हूँ। उन्होंने मेरी इस तरह केयर की है। और काफ़ी सारे लोग हैं, मेरी दोस्त हैं, मेरे भाई, बहुत से लोग हैं, मैं इनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन सब लोगों ने बहुत 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 सपोर्ट किया मेरे साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे इस वाक़या के बाद जिन्होंने आपको, यानी कि आपसे किनारा कशी की, आपको छोड़ने की कोशिश की या आपसे दूर होने की कोशिश की? जी, बहुत से तो नहीं, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी के जिनको मैं स्पेशल लोग समझती थी उन्होंने ही यानी कैसे किया। तो ये तो मुझे पता था कि जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो वो उसी की होती है जिसके ऊपर आती है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिनको हम बहुत अपना भी समझते हैं वो भी अपना जो है वो असल चेहरा दिखा जाते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप ये मत समझिएगा कि मुसीबत में हम आपके साथ हैं। और मुझे अपने इस हादसे का इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी कि मुझे उन लोगों की अपनी ज़िंदगी से जाने की हुई। लेकिन मैंने फिर भी ख़ुद को नहीं टूटने दिया और मैंने यही कहा कि अगर बाज़-औक़ात मेरे जहन में ये ख़्याल आता था कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ। जब जिन लोगों को मैं चाहती थी अपनी ज़िंदगी में कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, वो ही नहीं रहे, तो मैं क्यों रहूँ। लेकिन फिर एक पॉइंट पे ये सोचने को मिला कि मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे पापा जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, सिर्फ़ उन लोगों की खातिर जो मुझे छोड़ के चले गए हैं, मैं उन लोगों को छोड़ जाऊँ जो मुझे चाहते हैं। मैं ये नहीं कर सकती थी, मुझसे ये नहीं हो सका और मैं अपने अल्लाह ताला की गुनहगार नहीं बन सकती थी। इसलिए मैंने ख़ुद को समेटा और कहा कि सहरिश, ज़िंदगी तो जो है वो गुजर ही जानी है, ये तो 4 दिन की ज़िंदगी, आखिर जो हमारी अपनी ज़िंदगी है वो वाली है जहाँ पे जाना है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम कर लूँ, दूसरे लोगों के लिए मॉडल बन जाऊँ और ख़ुद को ऐसी बना लूँ कि सारे मेरे ऊपर जो है वो फ़ख्र करे, बजाय कि ये कहने के कि ये किसी लायक नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकती। आपने देखा मैं सारे काम करती हूँ, मैं रोटी बना सकती हूँ, खाना बनाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, कपड़े जो हैं वो इस्त्री करती हूँ, चलती फिरती हूँ। इवन दैट मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पर मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, CCA, वहाँ पे किसी को नहीं पता। तो मैं अपनी लाइफ को वैसे ही बनाया हुआ है जैसे कि कंप्यूटर कोर्स के अलावा और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या किया हुआ है? मैंने BSc डबल मैथ्स किया हुआ है, उसके बाद CCA कर रही हूँ, फिर मैं जामिया में पढ़ा रही हूँ। अब घर में बच्चों को ट्यूशन। क्या यानी कि पढ़ाई में क्या बनने का प्रोग्राम था पहले और अब क्या प्रोग्राम है, क्या सोच रही हैं आप कि ये मैं बनूंगी, ये मेरे बनना चाहिए मुझे? मेरे बहुत ज़्यादा बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं लेक्चरर बनूं, प्रोफेसर बनूं, और वो भी मैथ्स की और कंप्यूटर की। मेरा ये ख्वाब जो है वो मतलब कि स्पॉइल हो गया चंद लोगों की वजह से, शायद उनके कहने पे या जो भी है उनके मेरी ज़िंदगी में आने से मेरा ये ख्वाब स्पॉइल हो गया और मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। हाँ, लेकिन जब
मेरे ऊपर मुसीबत आई। फिर मैंने सोचा कि ख्वाब वो ही नहीं थे जो मेरे टूट गए, जो पहले थे मैं उनको भी आगे लेके चल सकती हूँ। मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करूँगी अब, और मैं गवर्नमेंट की जो है प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह जी, अल्लाह आपकी जो है ना तमन्ना पूरी करे। और अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने मसनूई अज़ा लगवाए हुए हैं, इससे कोई बेहतर इलाज भी है इसका? अगर आपको हुकूमत या कोई हमारा कोई और पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स सपोर्ट करे कि आपका इलाज हो सके, इससे बेहतर कोई इलाज है? जी जी, इसका इलाज है। ये अब्रॉड कंट्रीज़ में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब ममालिक में ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ हो जाती हैं, और मैंने इस पर रिसर्च भी की है। ये सर्जरीज़ जो होती हैं, ये फुट बाजू ये लगा देते हैं, ये बिटवीन 24 आवर्स जो है ये सर्जरीज़ हो जाती हैं अगर वहाँ पे बंदा हो तो मैं चाहती हूँ, मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा वैसे ही आ जाऊँ जैसे कि पहली थी। मेरी हुकूमत से अपील है कि वो मेरी हेल्प करें, मेरा ट्रीटमेंट करवाएं, और मुझे मेरी आला हुक्मरान से है ये गुजारिश कि वो मुझे पहले वाली सहरिश बनने में मेरी मदद करें और मुझे गवर्नमेंट की जॉब प्रोवाइड करें। अच्छा, ये सहरिश की वालदा और इनके वालिद भी हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात पेश आई जब सहरिश हॉस्पिटल में थी, इनको क्या मुश्किलात पेश आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़ी मुश्किल पेश आई सी। उस वक्त कोई पैसा नहीं सी, कोई बच्चे छोटे छोटे सन, मजदूर बंदे सा, कोई चीज़ नहीं सी अल्लाह वाली साढ़े कोल। ते जदों हस्पताल लै गए कोई चीज़ नहीं सी। अल्लाह पाक ने मदद की, कुछ मैं अपनी मेहनत, कुछ ये पापा ने मिन्नतां कर करके कोई थोड़े ਜਿਹੇ जहेज़ ਲਈ पैसे बनाए सी, वो फिर ये मैं सारे इलाज ते लाते। बड़ी मुश्किल पेश आई कि दिन बे दिन मैं नाले अपनी बेटी संभालनी सा, नाले मजदूरी करनी, नाले बेटी का देखभाल करना। बेटा असी दोनों छोटे ने, इन्हां दे पापा ने मजदूरी करते ने, तो बस इस तरह बड़े वक्त नाल बेटी दे सारा काम पूरा किया है। घर आके सारिया दवाइयाँ कहन तो सरकारी हस्पताल सी, लेकिन सारिया दवाइयाँ का खर्चा मैं खुद किया, किसी रिश्तेदार ने नहीं दिता, किसी भैन भरा को मैं हाथ खा के मंगया नहीं है कि कोई मैनू दवो। वहाँ पे सिर्फ जी माँ जी, अल्लाह पाक तुहाड़ियां मुश्किलां आसान करे। जी अंकल जी, तुसी की कहना चाहोगे कि माशाल्लाह सहरिश बड़ी बाहिम्मत लड़की है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं अस्सलाम वालेकुम। मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारी बच्ची फिर से वैसे हो जाए जैसे थी। ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ हुकूमत ਉਹਦੀ इलाज ਪੜ੍ਹਾਈ करावे ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ते ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਬੱਚੀ- ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਹੈ ना बड़ी तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं फिर भी खुश नसीब है। मेरी बेटी मेरा हीरा है, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत है। मेरी बेटी ने अज तक रोन नहीं दिता, कोई टेंशन नहीं आने दिता, लेकिन मैं भी अपनी बेटी का बहुत साथ दिता है। मेरी मामा ने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे कभी रोने नहीं देते थे, कहते थे तुम जिंदा हो ना, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। सहरिश, आपकी जो क्लास फेलोज़ थी, जो आपकी सहेलियां थी, वो आती हैं, ज़ाहिरी बात है उनको भी अफसोस हुआ होगा। ऐसी लड़कियां जो जैसा कि आपके साथ जो मसले मसाइल हुए, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो उनको मैं यही अपना पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी किसी फेक बंदे के ऊपर बिलीव ना करिएगा। मेरी तरह मैंने अल्लाह ताला का इम्तहान आसानी से पास कर लिया, लेकिन ये ऐसा इम्तहान था कि शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मैं उस रिलेशनशिप को या उन लोगों को कभी ना भूल पाऊँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग कभी भी जो बंदा आपके पीछे पीछे आए, बोले ट्रस्ट करो, मैं यूँ कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कभी किसी के ऊपर बिलीव ना करें और हमेशा बी ब्रेव रहे मेरी तरह। मैं चाहती हूँ कि मैं सबके लिए मॉडल बनूँ, कि कोई भी जो डिसेबल मेरी तरह हो जाए, जिनके साथ इंसिडेंट्स हो जाए, वो अपने आप को, अपना दिल ना छोटा करें, सिर्फ अपने अल्लाह पे यकीन रखें। और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि इंसान सब्र करे तो अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा उसको नवाजता है। जी, ये हमारे साथ थी सहरिश एजाज़, जिन्होंने इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हमने इनकी फ़ैमिली से भी हम मिले, और इनकी वालदा से, वालिद से, इनकी बहन से, उन्होंने भी इनके बारे में बताया। और ये इनके वालिद साहब का नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कोई भी भाई इनके साथ रब्ता करना चाहे, इनकी हेल्प करना चाहे, इनके ट्रीटमेंट के लिए या वैसे इनकी हेल्प करना चाहे, तो ये नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैज़ कैश भी है इस पर, ठीक है, इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। लेकिन बराए मेहरबानी इनको
तंग ना कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद चौधरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।